है कि ललई सिंह पेरियार को हम लोग क्यों याद कर रहे हैं। ललई सिंह पेरियार को इसलिए याद कर रहे हैं कि जो अंधविश्वास, जो तार्किकता का मामला है, जो रूढ़िवाद के खिलाफ इनका अभियान रहा, उसलिए हम लोग इनको याद कर रहे हैं। और अभी एक चाचा बोल रहे थे यहाँ पर, निषाद जी जो है, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, वो बोल रहे थे कि मैं बोल रहा हूं और मुझे मार दीजिए। ये जो बात बोल रहे थे, आप लोगों को ये मालूम होगा कि देश में जो मौजूदा गवर्नमेंट है, इसमें नरेंद्र दाभोलकर, पंसारे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश, बहुत सारे लोग इस तरह से जो तार्किकता की बात कर रहे थे, उनको मार दिया गया। और क्यों मारा गया, आखिर में क्या खतरा है, इस बारे में हम लोगों को सोचना चाहिए। आज जब हम लोग बैठे हैं, इस समय देश में दो बहसें बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज जब हम बैठे हैं तो इस समय मुंबई में विपक्ष के तमाम दल बैठ करके बात कर रहे हैं आगामी 2024 के चुनाव को लेकर, तैयारियों को लेकर। दूसरी तरफ कल जो सरकार है मौजूदा, उसने कह दिया है कि 18 से 20 सितंबर तक एक विशेष सदन के सत्र का आयोजन वो करने जा रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अभी बात हो रही थी जातिगत जनगणना की। नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, अभी पिछले दिनों जब उन्होंने बहुत सारे मंत्रियों को, ओबीसी मंत्रियों को दिया, 27 मंत्रियों को उन्होंने किया, तो उन्होंने बोला कि हमारे मंत्रालय में 27 ओबीसी मंत्री हैं और खुद को भी ओबीसी कहते हैं। लेकिन आखिर में जातिगत जनगणना, क्या वो इस 5 दिन का जो सत्र होने जा रहा है, इसमें जातिगत जनगणना होगी इस देश में, क्या ये निर्णय लेने जा रहे हैं? मुझे लगता है ये निर्णय नहीं होने जा रहा है। तो आखिर में कौन सा निर्णय होने जा रहा है इस देश में? इस देश में दरअसल क्या निर्णय होने जा रहा है? क्या मणिपुर, जिसके बारे में पिछले दिनों लगातार विपक्ष के लोग बोल रहे थे, क्या वो निर्णय होने जा रहा है? नहीं, वो भी निर्णय नहीं होने जा रहा है। मुझे जो लगता है, इस देश में कैसे विभाजन की रेखा खींची जाए, कैसे सांप्रदायिकता का माहौल बनाया जाए, हिंदू मुसलमान को कैसे लड़ाया जाए, इस बात को लेकर लगातार, चाहे समान नागरिक संहिता का मामला है, चाहे इनका जो नारा था कि अयोध्या झांकिए, काशी मथुरा बाकी है, ज्ञानवापी से लेकर मथुरा तक का जो पूरा चल रहा है, वो सब हम लोग देख रहे हैं। सवाल इस बात का है कि अभी हमारे एक साथी यहाँ पर आलोक जी, अरुण जी बोल रहे थे, मैं इस बात को थोड़ा सा पीछे जाता हूं। मैं जानता हूं कि आप लोग थक गए होंगे, बहुत देर से बैठे हैं, लेकिन कुछ बातें हैं, कुछ करेंगे, कुछ किसी दिन गुलशन जी के माध्यम से बात करेंगे, कुछ लोगों के साथ फिर से बैठा जाएगा, बात करेंगे। ललई सिंह यादव का जो दौर है, उस दौर को थोड़ा एक बार देखा जाए, झांका जाए, कौन सा दौर चल रहा था ललई सिंह यादव का। रामस्वरूप वर्मा का भी वही दौर था, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा का भी वही दौर था। ये दौर क्या था? दरअसल ये दौर जो अभी 1585 की हम लोग बात करते हैं, उस दौर में जो बात थी कि संसोपा में बाधी गाद, पिछले पावे 100 में 60, वो दौर से वहीं से शुरू होने लगता है। और जब रामस्वरूप वर्मा जी ने जो अर्जक संघ की स्थापना उन्होंने किया, जो तार्किकता का पूरे देश में जो पूरा माहौल बना, वो दौर सोशलिस्टों और कम्युनिस्टों के दौर था, जब वंचित समाज इन विचारधाराओं के नजदीक था। और जगदेव प्रसाद कुशवाहा, जिनका 5 सितंबर को शहादत दिवस है, मैं कहूंगा शहादत दिवस है इसलिए कि जगदेव बाबू ने यही बोला था कि 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा, धन धरती राजपाट में 90 भाग हमारा। और फिर क्या आता है, मान्यवर कांशीराम जी आते हैं जो 1585 की बात करते हैं। मतलब स्टेप टू स्टेप बढ़ रहा है। और एक बात देखिए, 1993 में ललई सिंह जी की डेथ होती है और आज हम लोग 2023 में बैठे हैं। 92 का वो दौर था जब मंडल ने कमंडल को धक्का मार करके तोड़ दिया। लेकिन आखिर में ये सवाल होगा,
और इस सवाल पे जो राहुल जी ने बात कहा, बहुत आलोचनात्मक तरीके से हमको बात करनी पड़ेगी कि उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार में जिस तरह से सामाजिक न्याय की पार्टियों ने, बहुजन राजनीति ने पूरा यहाँ पर एक सत्ता काबिज कर दिया। आखिर उत्तर प्रदेश में कोई सोच नहीं सकता था कि यहाँ पर बहुजन समाज के जो लोग हैं उनके अलावा यहाँ का मुख्यमंत्री कोई बनेगा। लेकिन आखिर में ये पलट कैसे गया, इसके बारे में हम लोगों को इस बात को सोचना पड़ेगा। और एक हमने बुकलेट निकाली है, हम लोग 2018-19 से एक जातिगत जनगणना कराओ अभियान करके चलाते हैं, और इसमें हमने लिखा है कि नारा नेतृत्व नौकरी, नारा नेतृत्व नौकरी, जिसकी जितनी संख्या बारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। आज इस नारे से लगाने से हमारी सामाजिक न्याय की पार्टियां भी डरने लगी हैं, बचने लगी हैं कि कहीं हमारा जो सवर्ण तबके का लोग हैं वो नाराज न हो जाएं। दरअसल इस बात को लेकर है, जो आरक्षण की बात को लेकर है, हमारे साथी लोग भी समझाने में लगता है थोड़ा कमजोरी कर लेते हैं या फिर उसको थोड़ा शर्माते, हिचकिचाने लगते हैं। आरक्षण मतलब व्यक्ति की प्रगति, नागरिक की प्रगति, और नागरिक की अगर प्रगति होगी तो देश की प्रगति होगी। मतलब अगर एक नागरिक की प्रगति नहीं होगी तो देश की प्रगति नहीं होगी। और इस देश में जो मनुवादी स्ट्रक्चर है, इस देश का जो मनुवादी स्ट्रक्चर, हम तो कहते हैं कि जाति को खत्म कर दीजिए, हिंदू कोड बिल को खत्म कर दीजिए, सब खत्म कर दीजिए। हम कहां कह रहे हैं? और ओबीसी लोग जो ठीकरा फोड़ते हैं लोग कि ओबीसी समाज के लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना के लिए, दरअसल यही बात है। क्यों? ओबीसी समाज के लोग ओबीसी गणना की बात नहीं कर रहे हैं, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि इस मुल्क में 76 साल में, इस मुल्क में धन दौलती राजपाट में किसकी कितनी हिस्सेदारी है, कितनी भागीदारी है। इस देश में आप आज देख लीजिए, अनऑफिशियल आंकड़ा है, गैर सरकारी आंकड़ा है कि इस देश में 42% जमीनों पर किसका कब्जा है? सवर्ण, हिंदू सवर्ण। 8% जमीनों पर कुल मिला जुला करके मुस्लिम, चाहे पसमानदा है चाहे सवर्ण मुस्लिम है, दोनों का है। 11% जमीनों पर कब्जा दलितों का है। शायद वो कब्जा उनके कब्जे में भी नहीं होगा, वो सब इसी तरह से पड़ा होगा। आजकल तो पट्टे की जमीनों का भी ये गवर्नमेंट खारिज कर रही है। और 31% जमीनों पर कब्जा ओबीसी का है। सवाल इस बात का है कि आप कहते हैं बगल में चुनाव हो रहा है, बात हो रही है, जो आजकल महान भाव जो है जातिगत टिप्पणी करते हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं किसी का, लेकिन सवाल इस बात का है, कोटे में कोटा की बात कहते हैं, लेकिन हम जब आप बात करते हैं कि पूरा का पूरा अब जातिगत जनगणना हो जाए, आखिर में जो सवाल इस बात का होता है, और मैं साफ कहूंगा कि ये बात जो हमारा यादव, पटेल, कुर्मी, कुशवाहा, चमार, ये पासी, ये जातियों ने इसका जवाब सही से नहीं दे पाए। उत्तर प्रदेश में 70-80 के दशक से लगभग यादवों का उत्तर प्रदेश और बिहार में उभार होने लगता है। कर्पूरी ठाकुर ने बिहार में रिजर्वेशन दिया 26%, राम नरेश जी ने उत्तर प्रदेश में दिया 77 में 15%। आखिर में ये क्यों नहीं जानते हैं? इतिहास बोध नहीं है आप में। अशोक, महासम्राट अशोक के पहले इस देश में इतिहास नहीं लिखा जाता था, क्योंकि मनुवाद जानता है कि इतिहास लिख दिया जाएगा जिस दिन, तो इतिहास को फिर तो लिखा रहेगा, बात होगी ना। ललई सिंह पे क्यों बात हो रही है? इस देश में 30 साल सरकारें रहीं, आखिर में उन्होंने जो लिखा सिपाही की तबाही, सिपाही की तबाही कहां पर किताब है? क्यों नहीं पब्लिश हो पाई? क्यों? ललई सिंह यादव से लेकर रामस्वरूप वर्मा से लेकर, हम तो अपने गगन साथी का बहुत आभार व्यक्त करेंगे, उन्होंने इनके ऊपर ग्रंथावली लिखी। आखिर में क्यों नहीं लिटरेचर को आ पाया? आज स्थिति यह है कि इस देश में, हम लंबी बात नहीं करेंगे थोड़ा, लेकिन कुछ दिमाग में मेरे बातें हैं, उनको मैं बात रखते हुए अपनी बात समाप्त करूंगा कि ललई सिंह यादव एक स्कॉलर आदमी थे, एक बौद्धिक चेतना के व्यक्ति थे, जिन्होंने लगातार लिटरेचर को छापा बांटा। वो जानते थे, हमारे रामस्वरूप वर्मा जी उसी समय रामायण को जो है फाड़ते हैं कानपुर देहात में, और विधानसभा पे राम प्रताप यादव जलाते हैं। 70-80 का वो दौर था। वो जानते थे कि ये जो ग्रंथ हैं, जो धर्म के नाम पर ये जो लिखी गई किताबें हैं, ये
आजाद भारत में हमारे हिस्से का जो पूरा हमारे हिस्सेदारी भागीदारी का सवाल था, इस सवाल को कहीं ना कहीं खत्म हो कर देंगे। और सवाल इसके बाद का था कि आखिर में जो इनके दिमाग में जो था, लेकिन क्या हुआ कि जब 90 के दौर में जब रामायण महाभारत आने लगता है, पूरा का पूरा मीडिया पे कब्जा कर लेता है। लेकिन उसके पैरेलल कोई इस तरह का शोध का सेंटर नहीं बना पाते हैं हम। ललई सिंह अपनी 56 बीघा 53 बीघा जमीन बेच करके प्रिंटिंग प्रेस लगा दे रहे हैं, लेकिन हम सत्ता में काबिज होकर के ललई सिंह यादव पर एक शोध संस्थान खोलने के लिए नहीं काम कर रहे हैं। हम राम स्वरूप वर्मा का ऑब्जेक्शन मैं बता रहा हूं, ये जो हमारे चाचा निषाद जी थे, जिनको एक बहुत अच्छा बोले उन्होंने, ऐसे ऐसे करके भी बोला, ये लोग इस दौर के इस अंतिम पीढ़ी के लोग हैं। शायद इनके बाद इनके पास बहुत सारी जानकारियां हैं। इन जानकारियों को इकट्ठा करके आज इसको संयोजित करके आज लिख लीजिए, पढ़ लीजिए, वीडियो का दौरा बना लीजिए। कल की डेट में ये बातें भी नहीं आने वाली हैं। क्यों? क्योंकि आज जिस तरीके से क्यों हम बात करने लगे, ललई सिंह जी पे आज हम क्यों बात कर रहे हैं, जगदेव बाबू पे क्यों बात कर रहे हैं, राम स्वरूप वर्मा पे क्यों बात कर रहे हैं? इसलिए बात कर रहे हैं कि अभी हम क्राइसिस में आ गए हैं, हम संकट में आ गए हैं। संकट में आते हैं तो सब परेशान हो जाते हैं, नहीं कहते हैं वकील के मुवक्किल भी वकील हो जाता है। इतना संकट में रहता है कि जाते जाते वकील हो जाता है। क्या हुआ? इस देश में एक नौजवान रोहित वेमुला जो हैदराबाद यूनिवर्सिटी में, जो कि इतना मजबूर हो गया कि उसको आत्महत्या करने पर मजबूर होना पड़ा। और शायद इस देश में मनुवाद पर एक गंभीर बहस वहां से 2014 के बाद मोदी गवर्नमेंट आने के बाद उसकी जो आत्महत्या है, जो सांस्थानिक हत्या मानते हैं, उसके बाद यह मामला सवाल होता है। आज हम लंबा नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारे साथियों को बोलना है। आज हम इस बात को बोल रहे हैं कि 76 साल पहले हमसे कहा गया कि लोकतंत्र बनाना है, संविधान बनाना है, बात ही कही गई ना। और आज इस चुनाव में कहा जा रहा है कि लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। गजब का मामला है। 76 साल पहले कहा आपने बनाना है, आप 76 साल बात कर रहे हैं बचाना है। अच्छा, इस बनाने और बचाने के बीच में हुआ क्या? कितना मिला? इतना मिला कि आपकी जातिगत जनगणना तक नहीं हुई। और एक जो पार्टी जो दावा करती है कि 2011 में उन्होंने जातिगत जनगणना कराई, वो झूठ है सर। वो सर्वेक्षण था, सर्वे था। वो सामाजिक आर्थिक रूप से एक सर्वे किया गया था, जैसे बिहार में एक सर्वे हो रहा है, एक सर्वे किया गया। लेकिन 2008 में जब अली अनवर साहब पसमानदा समाज की राजनीति करते हैं, और शाहपुर सांसद भी रहे जेडीयू से, उन्होंने जब राज्यसभा में इस बात का सवाल उठाया, मुस्लिम पसमानदा के रिजर्वेशन का सवाल उठाया, उसी समय यह सवाल ओबीसी के रिजर्वेशन का उठने लगा। उसी समय मीडिया के लोग, नेताजी मुलायम सिंह यादव, शरद यादव जी, रामविलास पासवान, लालू यादव जी, उसी समय डिबेट उभरने लगी। और बहुत दबाव हुआ कि जो जनगणना है उसके साथ आप कर लीजिए, तो नहीं किया गया। कहा जाता है कि जाति जान जाएंगे तो क्या हो जाएगा कि जातिवाद बढ़ जाएगा। ऐसा तो है, तो सबके आगे तो जाति लिखा ही है, तो जातिवाद कहा नहीं बढ़, मैं ऐसे ही में जाति मिटा दीजिए, खत्म कर दीजिए। बाबा साहब ने कहा था नहीं, जाति से फायदा भी तो लेना है, आपको जाति से फायदा भी लेना है, और आप कहेंगे जाति से इसे जो है वो वबानस्ता फैल जाएगी। उसके बाद 2011 में एक सर्वे हुआ, वो हमको मतलब ओबीसी समाज जो कह रहा है कि फॉर्च्यूनर से चल रहा है, मोटी मोटी सिगड़ी आजकल पहनने लगा है, लाठी बंबा लेके चल रहा है, मंडल के बनने आने के बाद, मंडल कमीशन बनने के बाद देखिएगा उस दौर में क्या आई थी, महिंद्रा DI आई, एक नाल बंदूक आई, उसके बाद दुर्गा मंदिर बन गए, यही सब था ना। वो बनते बनते फॉर्च्यूनर तक का सफर हमने तय कर दिया। लेकिन सवाल मेरा एक फिर से ही है कि हमारा जो समाज है कि आज जो 2011 में जो गणना हुई, सर्वेक्षण हुआ, वो भी सर्वेक्षण जाते जाते एनडीए सरकार आ गई। और एनडीए सरकार आने के बाद उस पूरे जो सर्वेक्षण के जो आंकड़ा है
ओनली वन जातिगत जो गणना है उसको ओनली वन सार्वजनिक नहीं किया गया, उस रिपोर्ट की हर चीज को सार्वजनिक कर दिया गया। मतलब क्या, माने एक चीज को आप छुपा रहे हैं और सबको सार्वजनिक कर दे रहे हैं। मतलब कि आप, और उसके बाद ये जब सवाल उभरा तो ये सवाल जब राज्यसभा में उभरा तो अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई गई, और बाद में जब ये सवाल फिर से उभरा तो कहा गया कि अरविंद पनगड़िया तो कोलंबिया यूनिवर्सिटी पढ़ाने चले गए। मतलब कि हम इतने ताकतवर हो गए, हमारा पूरा जो ताकत है इतना ताकतवर हो गया। आज स्थिति यह है कि 59,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण का घोटाला हो जा रहा है। आज इस देश में जो आरक्षण जो हमको मिला भी है 27%, उसमें भी पर्दे घोटाला हो जा रहा है। तो हमारी ताकत कमजोर हो रही है कि बढ़ रही है? कमजोर हो रही है मुझे लगता है, माफ करिए। अगर हम एक चुनाव 2 चुनाव जीत जाएं, कुछ मामला की नरेंद्र मोदी के का उसमें भी तो ओबीसी के लोग हैं, जैसे हम लोग आंदोलन कर रहे हैं यहाँ पर और यहाँ पे लगातार करते हैं। यहाँ पर भी जो है जो लोग, बहुत सारे लोग मिलते हैं, कहते हैं कि निरहुआ के खिलाफ काहे बोलते हुआ, निरहुआ तो हीरा बाटे ना, तो हिरहुआ क्या बात है? माने कि आपके अंदर जाति चेतना के अलावा क्या है मामला? आपको ये नहीं समझ में आता है कि बीजेपी एक पार्टी है जो आरएसएस उसको संचालित करती है। मैं देखिए जो तमाम सवाल था उसको मैंने रखा है, और मैं ये कहूँगा कि बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि चाहे चाचा ने आज ये कार्यक्रम रखा है, बहुत सारा मैंने वक्त ले लिया, लेकिन मुझे लगता है कि ये लगातार बातचीत होनी चाहिए, बिना किसी उस तरह से भी बातचीत होनी चाहिए। और मैं जब यहाँ पर आया तो एक चीज मुझे बहुत अच्छा लगा कि जब हम आए और अम्बेडकर चौक यहाँ पर आपने उसमें कार्यक्रम में जगह दिया है, हम जब गए वहां पर और जाने के बाद जब हम पीछे गए, पीछे एक मूर्ति और मुझे दिखी, और वो मूर्ति मान्यवर कांसी राम जी की मूर्ति है। और देखिए एक चेतना का सवाल है, जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने जो चेतना का विस्तार किया, उस चेतना का सवाल है। और इसी क्राइसिस में मैं किसी दार्शनिक का ही मैं कहीं पढ़ रहा था कि जो संकट होता है उसी में नायक महानायक सब पैदा होते हैं, और ये संकट है। और इस बात को लेकर भी है कि आज ये संकट में हम लड़ रहे हैं, कल नहीं मालूम होगा कि कल इस देश में क्या होगा, इस देश में संविधान रहेगा कि नहीं, लोकतंत्र रहेगा कि नहीं। इसलिए मुझे लगता है कि आज हमको ताकत के साथ इस पूरे जो तख्त है जो इसको ठुकराना पड़ेगा। और मौजूदा आज सोचिए, जो जातिगत जनगणना का सवाल था, सभी पार्टियां ऐसे भागती थी, भाजपा भी भागती थी, कांग्रेस भागती थी, सब भागती थी। लेकिन आज विपक्ष का जो इंडिया का गठबंधन बना है, इंडिया के गठबंधन की प्रमुख मांग है जातिगत जनगणना। मतलब कि ये सवाल महत्वपूर्ण है। और जिस तरह से 90 के दशक में बीपी मंडल साहब ने भी रिपोर्ट पेश करते हुए कहा था कि ये गणना तो हमने किया है, अभी मंडल कमीशन की 40 सिफारिशों का सवाल है। खैर बात लंबी हो जाएगी, मैं इसलिए उसको क्लोज कर रहा हूं। लेकिन मुझे लगता है कि जो पूरा का पूरा, अगर जिस दौर में हम हैं, ये अगर दौर को हम और तीखा करें और तेज करें, तीखा मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि किसी को मारने पीटने के लिए, हम अपनी बातों को रखने में ये न हिचकिचाएं, तो आने वाले दौर में इस बात को लेकर अगर इस देश में जातिगत जनगणना होती है तो एक क्लियरिटी आएगी कि कहां पर कौन है, कितना है, और किसकी हिस्सेदारी का सवाल है, किसकी भागीदारी का सवाल है। तो मैं बहुत सारा वक्त लिया आप लोगों का, शुक्रिया। और ललई सिंह जी को मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं, और फिर मैं यही बात क्षमा करता हूं। इंकलाब जिंदाबाद। धन्यवाद राजीव।